का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मेरे साथ आज इस पूरे हफ्ते बने हुए हैं अरमान नाहर, जो यहां पर हमारे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं। और जिस तरह से यहां पर जो पिक्स देते हुए नजर आए हैं अरमान, लार्जली इस हफ्ते तो आपका खरीदारी का ही मूड माहौल रहा है। बिल्कुल, देखिए नेचुरली मैं बुलिश रहने की कोशिश करता हूं, पर आपने इतने सारे शॉट दिए तो मुझे कि आज मार्केट थोड़ा सही लग रहा है, तो आज मैंने सारे बाय के कॉल लिए। आपने कोई सेल करा? देखिए मैंने भी सेल एक भी नहीं लिया है और ऑब्वियसली मूड माहौल के हिसाब से ये हम बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक बैलेंस टीम हम अपने व्यूअर्स की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग भी है राइट, क्योंकि अगर आप बीच के स्तर में देखा पे 8 कॉल 9 कॉल आप सेल के दे रहे हैं और आज वापस इस हिसाब से बताता कि मार्केट में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी कितनी है। बिल्कुल, मार्केट में वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी है और इसका क्लियर कट इंडिकेशन कल के अगर आप विदेशी संकेत देखेंगे तो वहां से आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एक बारी नजर कर लेते हैं कि यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। 100 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं और इसका इंडिकेशंस आ रहे हैं अमेरिकी बाजार से। वहां पर आप देखिए डाउ जोन्स निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी यहां पर होती है। देखिए ऑलमोस्ट 450 अंकों का तेज उछाल यहां पर आया। इनिशियली एफआरसी को लेकर जिस तरह की चिंताएं बनी हुई थी वहां पर इंट्राडे में बड़ा फॉल आया, पर उसके बाद जिस तरह से सपोर्ट आए, चाहे अगर आप 11 बैंकों की तरफ नजर डालें जिसमें जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ये चारों बैंक $5-5 बिलियन ईच डालते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स $2.5 बिलियन में डालेंगे। तो एफआरसी बैंक को रेस्क्यू करने के लिए दिग्गज अमेरिकी बैंकों की सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी एक बारी नजर कर लेते हैं। वहां पर आप देखिए कल ईसीबी पॉलिसी डिसीजन होते हुए दिखे थे। 0.5% की बढ़त वहां पर होती हुई कमेंट्री में कि इन्फ्लेशन आगे चलकर भी बढ़ी हुई रहेगी, पर 2% के इन्फ्लेशन टारगेट को वो मीट करने पर अपना टारगेट बनाए हुए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलकर अगर और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी जरूरत पड़ी तो वो देखेंगे। बट लार्जली ईसीबी के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लागर्ड की तरफ से ये कमेंट्री आती हुई दिख रही थी कि वो डेटा डिपेंडेंट है, जैसा जैसे डेटा फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंगली वहां पर ये कॉल लेते हुए दिखेंगे। तो यूरोप में जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी है, अब 22 मार्च की पॉलिसी जो होने वाली है अमेरिका में, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं इंडिकेशंस ये आ रहे हैं। जो 50% प्रोबेबिलिटी थी 0.25 बेसिस बढ़ने की, अब ब्याज दर में 80% की प्रोबेबिलिटी बन गई है 0.25 बेसिस बढ़ने की ईसीबी के बाद। तो कहीं ना ग्लोबल मूड माहौल भी थोड़ा सा चिंता का बना हुआ है। कल की जो पिक्चर बनी है, आज तो लग रहा है कि कारोबार का फ्राइडे फिन वाला है। अब देखना होगा कि ये रहता है कि नहीं रहता है। बट ओपनिंग संकेतों के बीच से हमने अपनी टीम्स बनाई है, उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। और कैश सेगमेंट में जो हमारी कैटेगरी है उसमें कौन सा स्टॉक हमने चुना है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए स्टॉक चुना है वो है लेमन ट्री, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने नया होटल जो है शुरू करने के लिए करा। और सिर्फ यही न्यूज़ नहीं, अगर आप देखेंगे 3 मार्च की बात करें, इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया था जहाँ पे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने खोलने के लिए किया था। 24 फरवरी की बात करें तो वहाँ पर भी इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया था और वो भी हिमाचल प्रदेश में खोलने के लिए, और अभी राजस्थान में खोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे लगातार ये एग्रीमेंट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आज की खबर तो इस चीज़ की पुष्टि लगातार ये करती है कि डिमांड में होटल स्पेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत बढ़िया डिमांड है। इसलिए आपको लेमन ट्री होटल जो है वो बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 79 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 76.2 का। चलिए, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है लेमन ट्री होटल्स के लिए, इस वजह से यहाँ पर हमारा बुलिश कॉल बनता हुआ दिख रहा है। तो कैश सेगमेंट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसको आपको खरीद कर चलना है। चुनने की वजह साफ है, आर्म फोर्सेज और इंडियन कोस्ट गार्ड कैटेगरी में जो डिफेंस अधिग्रहण काउंसिल है उनकी तरफ से 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती है, एक तो एचएएल, वहाँ तो क्लियरिटी आ गई है कि करीब 32,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर उनको मिलते हुए दिखे। बाकी जो एडिशनल अमाउंट है उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। बट भारत डायनामिक्स लिमिटेड जब भी डिफेंस के ऑर्डर आते हैं उनको तो ये मिलता हुआ दिखता ही है। तो लार्जली प्रोबेबिलिटी वाइज भारत डायनामिक्स लिमिटेड आज फोकस में रह सकता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा इंटायर डिफेंस स्पेस आपको नजर रखना है, यहाँ पर अच्छी तेजी आज बन सकती है। तो 900 के टारगेट के लिए बीडीएल में खरीदारी कीजिए, 890 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की। फ्यूचर्स की पहले बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स कैटेगरी में मुझे फार्मा स्पेस से कंपनी पसंद आ रही है जाइडस लाइफ साइंस। काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट काफ़ी महीनों के बाद ये मेरे रेडार पर आ रहा है।
देखा, वहां पर अच्छी तेजी थी। फिर 5 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, यहाँ पर सिग्निफिकेंट तेजी आपको लगातार जाइडस लाइफ साइंस में बनती हुई नजर आई है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अच्छी मजबूती है और आगे के लिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। और डिफेंसिव प्ले में अगर आप अभी जो है निवेश करके चलेंगे या ट्रेड कर चलेंगे, थोड़ा सा आपके लिए सेफ रह सकता है। तो 500 रुपए के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ साइंस में खरीदारी कर चलिए। 475 रुपए का होगा स्टॉप। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कुशल दे चुके हैं। इसी में अगर मैं आपको जो एड ऑन करूंगा वो ये करूंगा कि अगर आप FY22 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इन्होंने एक ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर की जो फैक्ट्री उसका अपडेट दिया था लगभग, और वहां बनने वाला है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। और अगर आप देखेंगे वो जो नाम दिए हैं उसमें एक है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो स्पेसिफिकली इसके लिए उन्होंने 4000 करोड़ का ऑलरेडी एक फैक्ट्री का जो है FY22 में अपडेट दिया था। और लगातार अगर आप देखेंगे इनके लिए ऑर्डर्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार नए ऑर्डर आते हैं। पर स्पेसिफिकली अगर आप जिस प्रोडक्ट के लिए आप मतलब फैक्ट्री डाल रहे हैं उसी के लिए अगर आप बात हो तो उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 2850 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2742 का। ऑप्शंस के हिसाब से मैंने जो स्टॉक लिया है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब उसका रीज़न ये है, अगर आप देखेंगे टायर के लिए ऑब्वियसली बेसिक रॉ मटेरियल तो रबर होता ही है, और रबर की अगर आप बात करें तो लगभग अगर आप देखेंगे काफ़ी निचले स्तर पर है। 1.5 साल के आसपास जो अगर आप देखेंगे उसके निचले स्तर पर रबर के भाव आते हुए दिखे हैं। तो इसलिए इनके लिए क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल है तो वहाँ पर आपको बढ़िया जो है हो सकता है यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो 1980 पर है, 38.45 का आपको मिल रहा है, जिसमें हम टारगेट रखेंगे 50 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 34.5। चलिए, तो यहाँ पर फोकस करना है आपको और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेज़ी बना सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी। और बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है ग्लेनमार्क फार्मा का काउंटर। तो जाइडस लाइफ साइंस के बाद एक और फार्मा स्पेस की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा पर फोकस रखी है। और दरअसल इनके लिए खबर आ रही है, इनकी जो सब्सिडियरी है US FDA से इनको एक अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, और ये अप्रूवल मिला है इनको ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी के लिए। तो ये जो मंजूरी मिली है एडवांस सॉलिड ट्यूमर और लिम्फोमा से जुड़े हुए रोगियों पर यहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, US FDA से जो मंजूरी आई है वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकती है इनके लिए। तो इस वजह से ग्लेनमार्क फार्मा ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड करके चलिए। 430 रुपये का नियरली एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 12 रुपये पर अवेलेबल है। 30 रुपये का टारगेट बनाना है, 7 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, पहली जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस, ये तो हमने पूरी कर ली है, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है, लेकर आएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। अरमान बताएं। देखिए टेक्निकली जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टेक्निकली है ना? हाँ टेक्निकल फंडा है उसमें। बिल्कुल नहीं टेक्निकली है, बिल्कुल टेक्निकली है। वो है स्टॉक पावर ग्रिड। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल भी आपको दिखेगा बढ़िया होल्ड ऑन, तो वही सही था। उसी के साथ साथ आपको ओवरऑल चार्ट में भी आपको अच्छा दिखेगा कि चार्ट कंपैरेटिवली बेटर है। इसलिए पावर ग्रिड को कैश में खरीदने की राय है। टारगेट रखेंगे 239 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 229.5 का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर पावर ग्रिड पर खरीदने की राय आ रही है, चार्ट सेक्टर मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से है टेक्नोपिक के लिहाज से डाबर, यहाँ पर खरीदारी करने की आपको राय है। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट काफ़ी महीनों यहाँ पर ये स्टॉक रिडार पर आता हुआ दिखा है। कल आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो लगातार तेज़ी धीरे धीरे जो है बढ़त इसमें बनती गई और ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। और डाबर में इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि बाजार का एक तो पहले मूड माहौल अच्छा है और FMCG प्ले है। तो क्लियर कट एक सेफ बेट के साथ टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर आप ट्रेड कर चल सकते हैं। तो खरीदारी करिए 550 रुपये के टारगेट के लिए, 528 रुपये ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है PVR का। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर भी फोकस हमारा आया है, एंड लार्जली जिस तरह से कंपनी की जो एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी थी पोस्ट मर्जर विद आइनॉक्स, वहाँ पर जो कमेंट्री आई उसके बारे में मैंने आपको रिसर्च कर भी बताए थे कि यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज भी काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 2 ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे थे जिन्होंने 2400-2500 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर दिए थे, और कहीं ना कहीं आगे चलकर जो सिनर्जी बेनिफिट्स इनको दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। वैसे भी आप एक कह सकते हैं एक तरह का मोनोपोली प्लेयर ही बनता हुआ नजर आ रहा है पोस्ट कंसोलिडेशन विद आइनॉक्स लेजर, यानी पोस्ट मर्जर विद आइनॉक्स लेजर। तो इस वजह से PVR पर बेट कर चल सकते हैं। 1500-1580 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग है। तो अच्छा एंट्री पॉइंट है। 1900 रुपये या 2000 रुपये की टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 12 महीनों में। तो फंडा पिक के लिहाज से PVR पर आप निवेश कर चल सकते हैं। देखिए फंडामेंटली जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है रेलवे सेक्टर की
दूसरी कंपनी वो है राइट्स लिमिटेड। अब उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्यूरेशन 1 साल का रखेंगे हम, टारगेट रखेंगे 410 का। आप इनके अर्निंग्स कॉल सुनेंगे, अर्निंग्स कॉल में लगभग 2500 करोड़ के लगभग जो ऑर्डर थे। और उसके बाद दिक्कत ये है कि जब अर्निंग्स कॉल हुई थी उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो इसमें गिरावट भी आई थी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक्सपोर्ट से अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू या फिर आप कंसल्टेंसी से जो ऑर्डर बुक है वो कंपेटिवली रिड्यूस हो रही थी, और उसके बाद आपको अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट भी आती हुई दिखी। पर अब जिस वैल्यूएशन पे है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कंपेटिवली काफ़ी बढ़िया है। आप पिछले 1 महीने के अगर आप देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ के इनके ऑर्डर मिले हैं यार। आप पिछले 5 क्वार्टर का अगर आप एफआईज का स्टेक जो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी एफआईज धीरे धीरे लगातार जो है स्टेक बढ़ा रहे हैं, और उसी के साथ साथ कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 5% का है। तो ऐसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में जहां पर आप हर एक दिन एकदम अनसर्टन रहता है, तो वहां पर ऐसी कंपनी जो आपको बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रही है, आपको बढ़िया ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, मैनेजमेंट पे विश्वास है, तो वहां पर कंपैरेटिवली एक सेफ बेट बन जाता है। इसलिए राइट्स को खरीदेंगे, ड्यूरेशन जैसा कि मैंने बताया 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 410 का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक चुना है वो है असीलिया सॉल्यूशन। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने राइट्स लिमिटेड के लिए कहा, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या फंडामेंटल पे उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे सर्टेनिटी है रेवेन्यू क्रिएशन की। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग काइंड ऑफ रेवेन्यू है, और कंपनी जिस वैल्यूएशन आप रिजल्ट सत्य आए थे 1700 तक गया था शायद, और वहाँ से फिर गिर कर ये लगभग आप देखेंगे कि 1100 के आसपास जो है आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली कि वैल्यूएशंस अब यहाँ से इंटरेस्टिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है यहाँ से, कि गिरने की क्षमता कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो और उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी तो है ही सही, और अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड यील्ड जो है काफ़ी बढ़िया है, या फिर इनका कैश फ्लो जनरेशन वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। इसलिए असीलिया सॉल्यूशन जो है वो बाय करेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर भी 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 1350 का। बिल्कुल, तो चलिए एक्सेलिया सॉल्यूशन, इस पर खरीदारी करने का कॉल आ रहा है अरमान की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है एल&टी का काउंटर, जहां पर निवेश के लिहाज से आपको फोकस करना है, और यहाँ पर इसको चुनने की वजह साफ है। जिस तरह से यहाँ पर देश में इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, अगले साल इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये स्टॉक हमेशा अभी आगे चलकर फोकस में रहने वाला है। तो निवेश के लिहाज से आप यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं, और अगले 1 साल में अब इसके टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ। पहले मैंने 2500 रुपये के टारगेट दिए थे, अब 2600 रुपये के टारगेट के साथ एल&टी में आप निवेश कर चल सकते हैं। तो अच्छा एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, जो है खबरों के दम पर, और न्यूज़ है आरवीएनएल में। आरवीएनएल में इनफैक्ट आरवीएनएल एक ऐसा काउंटर है जिसको न्यूज़ की कभी कमी नहीं होती, हमेशा हफ्ते भर में 2 हफ्ते में यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑर्डर की खबर आ ही जाती है, और इस बारी फिर से फ्राइडे के दिन आरवीएनएल में यहाँ पर ये ऑर्डर की खबर आ रही है। और इनफैक्ट ये L1 बिडर घोषित किए गए हैं जो 11 kV लाइन से जुड़े हुए SITC के लिए, और ये कुल मिलाकर जो बिडिंग इन्होंने की है 112 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इस वजह से आरवीएनएल अगेन फोकस में आ रहा है, खरीदारी कर चलिए, खबर अच्छी है। 65 रुपये के टारगेट के लिए 60 रुपये का स्टॉप लॉस। खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि यहाँ पर खबर ये आती हुई दिखी है कि अब ये बोर्ड बैठक 21 मार्च को जो है बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें चौथे इंटरिम डिविडेंड पर जो विचार करने वाले हैं। तो ये कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे डिविडेंड जो आने की उम्मीद है आपको कंपैरेटिवली अच्छा ही आ सकता है, इसलिए हिंदुस्तान जिंक जो है वो बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 314 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 302 का। खबरों तक तो हम पहुँच गए, अब उसी के साथ साथ अब माई चॉइस आना बाकी है, और हमारा बेस्ट पिक भी आना बाकी है, और वो देखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम न्यूज़ तक तो पहुंच गए थे, अब आगे हम माई चॉइस की बात करेंगे। तो माई चॉइस में अगर जो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने लिया है वो है DLF, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट से आती हुई दिख रही है कि जो है इनकी जो सेल्स जो है वो बढ़िया रिकॉर्ड लेवल पर जो है आ सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको DLF जो है कैश में बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 373 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 356 का। दूसरा स्टॉक जो लिया है वो है वोल्टास, वो भी मैं कैश में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनकी सब्सिडी को देखेंगे, सब्सिडी को लगभग 1770 लगभग 1800 करोड़ का जो है इनको एक वॉक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो वहां पर उसके चलते यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। तो टारगेट रखेंगे 910 का, और स्टॉप लॉस 35 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक लिया है वो है NCC, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जो है वो बनती हुई दिखी है। आप पिछले 3 अगर आप देखेंगे 3 नए ऑर्डर्स 2300 करोड़ के आसपास के, 4 नए ऑर्डर्स लगभग 1700 करोड़ के आते हुए दिखे। तो यहाँ पे टारगेट रखेंगे 115 का, और ड्यूरेशन रखेंगे 2.5 महीनों का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर फोकस रखना है इन सभी स्टॉक्स पर। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल। इसमें सबसे पहला है ITC। फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, और लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेशित कर चल सकते हैं। अच्छा खासा FMCG प्ले
एक साल में 430 रुपए के टारगेट आईटीसी पर आते हुए दिख सकते हैं। यही नहीं, आपको ध्यान रखना है मनप्पुरम फाइनेंस पर भी यहाँ पर जो गोल्ड प्राइसेस में इंक्रीज हो रहे हैं उसका बेनिफिट इनको भी मिलता हुआ दिखेगा। और इसको बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि आगे चलकर कंपनी का जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वहाँ पर आपको अच्छी खासी इनको बढ़त मिल सकती है। तो मनप्पुरम फाइनेंस कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी थी। यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन रहे हैं। 117 रुपए ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। 113 के आसपास की क्लोजिंग रही है। 108 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है आईसीआईसीआई प्रू पर। कल ये काउंटर फोकस में था, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर होती हुई दिखी। जो नए एमडी का अपॉइंटमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई प्रू के लिए आगे चलकर काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। ऐसा काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज मानकर चल रहे हैं क्योंकि आज जो रिपोर्ट्स आ रही है मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेज की ओवरवेट या फिर बाई की रेटिंग है। तो 410 रुपए की क्लोजिंग रही है। 425 का लक्ष्य बनाइए। 400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए अब कर लेते हैं जल्दी से एक बढ़िया रिकैप, जिसमें अगर आप सबसे बात करेंगे कैश में जो है मैंने स्टॉक लिया है लेमन ट्री होटल। फ्यूचर्स में HAL बढ़िया दिख रहा है। ऑप्शंस के हिसाब से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे। टेक्निकली पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली राइट्स लिमिटेड जो है वो भी बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से असीलिया सोल्यूशन जो रिकरिंग रेवेन्यू है उसके चलते यहाँ पर भरोसा आ रहा है। खबरों के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक बढ़िया दिख रहा है। माई चॉइस में DLF जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके लिए इंटरेस्टिंग है। वोल्टास वहाँ पर भी एक वर्क ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। और NCC जहाँ पे रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग है। और इन सब में अगर आप मेरा बेस्ट पिक होंगे तो वो होगा राइट्स लिमिटेड। बिल्कुल, तो चलिए राइट्स लिमिटेड बेस्ट पिक है अरमान का। मेरी तरफ से यहाँ पर सबसे पहले कैश सेगमेंट में BDL पर आपको खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, प्रस्तावों को मंजूरी मिल रही है इनफैक्ट, तो यहाँ पर फोकस रखिए। जाइडस लाइफ साइंस, ग्लेनमार्क फार्मा। जाइडस के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं, ग्लेनमार्क फार्मा के पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। डाबर का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती दिखा रहा है और साथ ही PVR अगले एक साल में 1900 रुपये के लक्ष्य दिखा सकता है। LNT निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है 2600 के टारगेट के लिए। और साथ ही RVNL पर फोकस रखिए, अच्छी ऑर्डर विंस यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं। L1 बिडर घोषित हुआ है। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको 3 स्टॉक्स पर फोकस रखना है और यहाँ पर होगा ITC, मनप्पुरम फाइनेंस और ICICI प्रूडेंशियल। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है डाबर। अच्छा खासा FMCG प्ले है, बट कल के सत्र में जिस तरह का मूव इस काउंटर ने दिखाया है बाजार के मूड माहौल में, डेफिनेटली यहाँ पर आज भी आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने क्विकली रिकैप कर लिया है, पर कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन। अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत आए हैं। FRC का रिस्की ऑपरेशन शुरू हो गया है और साथ ही ECB ने जो ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है, इसका इम्प्लीकेशंस अब हमारे बाजारों पर किस तरह से पड़ता है। SGX निफ्टी तो अच्छी तेजी है।